हेलो हेलो, देखना साउंड साउंड परफेक्ट है, फुल। हेलो, साउंड देखना फुल है। हाँ बेटा, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है क्या? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। परफेक्ट, ओके ओके। साउंड प्रॉपर होगी बेटा, ठीक है, परफेक्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, ठीक है, एनिमल किंगडम। और इसके बाद बस एक टॉपिक और बचा हुआ है, बायोमोलिक्यूल, देन अगेन 11th वाला पार्ट एंड, ठीक है। तो एनिमल किंगडम बिल्कुल कंसेप्चुअल, नो डाउट थोड़ा बोरिंग है, पर इस बोरिंग के अंदर भी तड़का लगा करके इंटरेस्टिंग कर देंगे इसको, ठीक है। मतलब यही याद हो जाएगा पूरा एनिमल किंगडम विद एग्जांपल, क्लियर है बिल्कुल। तो पहला टारगेट हमारा एनिमल किंगडम है, बोरिंग है पर उसको भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और बायोमोलिक्यूल को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर के जाएंगे, और एक एक चीजें क्लियर करते हुए 11th पार्ट को एकदम फिनिश करेंगे और 12th स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, सुपर, जबरदस्त, बस यही चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टारगेट क्या होगा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। समझो मेरी बात, एक एक चीज लेके चलेंगे, पहले समझाएंगे कि होता क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो यहां पर जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, तो उसने किंगडम एनिमेलिया की बात की, और किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम सारे एनिमल को क्लासिफाई करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? सारे एनिमल को हम क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई बेस तो होगा क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे मैं क्लास में एंटर करता हूं, ठीक है, मुझसे कहा जाता है सर आप अपनी क्लास को कुछ पार्ट में क्लासिफाई करो, तो मैं पूछूंगा भाई किसके बेस पर क्लासिफाई करूं, कोई तो बेस बताओ। तो एक बोलेगा सर मैथ्स में कितने बच्चों के टॉप मार्क्स, मैथ्स बोल गया सो, ठीक है, जूलॉजी में कितने बच्चों के टॉप मार्क्स हैं, तो भाई ठीक है एक बेस बना लिया, इसके बेस पर मैं क्लासिफाई कर देता हूं। भाई मैंने कहा एक बेस पर तो क्लासिफाई नहीं कर सकते, और भी बताओ। तो एक ने कहा भाई बॉटनी के बेस पर क्लासिफाई करो कि बॉटनी में कितनों के टॉप मार्क्स हैं, ठीक है, उसके बेस पर भी क्लासिफाई कर दिया। भाई केमिस्ट्री में कितनों के टॉप मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब नंबर समझ रहे हो, अंडर 10 में जो आते हैं उनको अलग कर दिया। ऐसे ही उन फिजिक्स के बेस पर क्लासिफाई कर दिया। तो हमने कुछ बेस बनाया ना, तभी तो क्लासिफाई किया। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया सिंगिंग करते हैं, उसके बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया एथलीट्स हैं, भाई उसके बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी क्लासिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ बेस चाहिए आपको, समझ में आ गया ना? तो बस किंगडम एनिमेलिया में हम एनिमल को क्लासिफाई करने वाले हैं, समझ रहे हो? उनको हम क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करने वाले हैं, उनका वर्गीकरण करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए कुछ बेस लिए हमने, उन बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे, तो वो हमारा चैप्टर में कंटिन्यू चलेगा। तो हम करना क्या वाले हैं इसके अंदर, तुम देख लो जरा एक मिनट। तो एनसीईआरटी का ये है, ठीक है, तो लाइन समझ में आई रही होगी, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हमने लिए हैं यहां पर। तो हमारा टारगेट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, किस किस के बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल को, समझो मेरी बात। अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल को, बॉडी सिमेट्री के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल को, नेचर ऑफ सीलोम के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बेस पर भी क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमने बेसिस बनाए जिसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल? अब कहानी चालू होगी यहां से, ये तो बस एनसीईआरटी का एक पैरा है, बता दिया कि हम क्या चालू करने वाले हैं। तो बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल, यहां से कहानी चालू होगी। तो क्लासिफिकेशन से पहले आपको समझना पड़ेगा किंगडम एनिमेलिया में जिन एनिमल को हमने रखा है वो किस बेस पर रखा है, ठीक है भाई। पहला एनिमल कौन सा होगा किंगडम एनिमेलिया में जो आया? पॉरीफेरा। क्या प्रोटोजोआ एनिमल्स नहीं है? अकॉर्डिंग टू विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके लिए हमने अलग बनाया, ठीक है भाई, फाइलम ही अलग कर दिया, समझ रहे हैं? 5 सॉरी, इसका हमने किंगडम ही अलग कर दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया अलग कर दिया, और प्रोटोजोआ अलग कर दिया, प्रोटिस्टा अलग कर दिया, समझ रहे ना मेरी बात? तो ये क्लासिफिकेशन जब चल रहा था तो हमने ऑलरेडी इसको अलग किया, और किंगडम एनिमेलिया में हमने जो रखा उसमें रखा हमने पॉरीफेरा को सबसे पहले, और टॉप पर रखा सीलेंट्रेटा, सॉरी कॉर्डेटा को टॉप पर रखा, ठीक है। तो कैसे हमने क्लासिफाई किया, कौन कौन से बेसिक फीचर होते हैं किंगडम एनिमेलिया में आने वाले एनिमल्स के, ठीक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं,
आप समझ रहे हो ना? तो वही सब हम जिक्र और डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? सुपर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। तो बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जनरल फीचर्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल। जैसे पहला मल्टी सेलुलरिटी, मल्टी सेलुलरिटी। नंबर टू, नंबर टू holozoic mode of nutrition। यूकैरियोटिक, लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, एटसेट्रा कर देते हैं, एटसेट्रा। ऐसी ढेर सारे फीचर्स हैं। यानी मल्टी सेलुलरिटी जहां होगी वहीं से किंगडम एनिमेलिया चालू होगा। अगर आपको एनिमल देखने में लग रहा है यार एनिमल है, क्योंकि इसका, समझना मेरी बात, ऑटोट्रॉफिक नहीं है तो एनिमल है, पर यूनिसेलुलर है तो हमने उसको किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखा। क्योंकि किंगडम एनिमेलिया का पहला फीचर है उसको मल्टी सेलुलर होना चाहिए। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने को अंतः ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, खाना खाने की जो प्रक्रिया है, हॉलोजॉइक। ठीक है, हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हॉलोजॉइक का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को, प्लांट के किसी भी पार्ट को, अगर एनिमल या किसी एनिमल के पार्ट को, ठीक है, कंप्लीटली इसको निगल लेता है, उसके पार्ट को या उसके, समझ रहे हो ना, उसको निगल लेना, हॉलोजॉइक, निगल लेने की प्रक्रिया। ठीक है, निगल के खाने की जो प्रक्रिया होती है, डीग्लूटिनेट करने की जो प्रक्रिया होती है, समझ रहे हो, सॉलोइंग ऑफ फूड की जो प्रक्रिया होती है वो एनिमल्स में होती है। प्लांट कभी किसी चीज को निगलते नहीं है, डीग्लूटिनेट नहीं करते। ठीक है, तो हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेने का तरीका अगर हॉलोजॉइक है तो वो एनिमल है। यूकैरियोटिक, भाई प्रोकैरियोट को हमने किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखा, वो यूकैरियोट भी होना चाहिए। उसमें लोकोमोशन भी होना चाहिए। मूवमेंट तो प्लांट और एनिमल दोनों का फीचर है, पर लोकोमोशन स्पेशली एनिमल का फीचर है। नर्वस सिस्टम, हम कहते हैं ना भाई सेंसेशन भी होना चाहिए, अगर सेंसेशन ही नहीं है तो प्लांट है। तो प्लांट को आप आसानी से काट देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनमें सेंसेशन नहीं है, पर वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे हो ना मेरी बात। पर एनिमल को जब आप कट करते हो तो उनको दर्द होता है, क्योंकि उनके पास सेंसेशन है, नर्वस सिस्टम है। तो अगला पार्ट क्या है इसके अंदर? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये फीचर्स होने चाहिए, तभी आप बोलोगे मिनिमम, ये मिनिमम लिखे मैंने, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये बेसिक फीचर है जो ऑल एनिमल में देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सिर्फ 3 है जिन पर क्वेश्चन बनता है। हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर, हॉलोजॉइक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां देखने को मिलेगा, इनको हम बोलेंगे बेटा, इनको हम टर्म यूज करेंगे मेटाजोआ। सब मेटाजोअन्स हैं, ऑल आर मेटाजोअन्स। और जितने भी मेटाजोन्स होते हैं ना, इनको भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इनको भी फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो, किसके बेस पर?
किसके बेस पर क्लासिफाई कर सकते हो मेटाजोन्स को? आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, बताता हूं, पैराजोआ, और यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ किसके बेस पर बोला आपने, पैराजोआ या यू मेटाजोआ? मेटाजोन्स कौन होते हैं? मेटाजोन्स वो होते हैं जिनमें जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो यू कैरियोटिक होते हैं, वो सब मेटाजोन्स हैं। मिनिमम 3 कैरेक्टर तो ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है? वो ऑल आर मेटाजोन्स। अब मेटाजोन्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। तो पैराजोआ कौन होते हैं? जहां सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जहां पर भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा वो पैराजोआ होंगे, ठीक है? और यू मेटाजोआ किसको बोलेंगे? यू मेटाजोआ, यू मेटाजोआ का मतलब है जहां, आप समझना, सेल के बाद क्या आएगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके लिए टर्म यूज करते हैं यू मेटाजोआ। यू मतलब ट्रू, मतलब सही मायने में मेटाजोन्स जो होने चाहिए, ठीक है? तो अब बात आती है कौन है एग्जाम्पल पैराजोआ के और यू मेटाजोआ के। तो पैराजोआ में आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद रखना है पैराजोआ के केस में, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। अच्छा, यू मेटाजोआ में कौन आते हैं? बस पॉरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा से कॉर्डेटा, सारे यू मेटाजोन्स हैं। सीलन सीलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, सीलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, ऑल आर यू मेटाजोअन, ठीक है? अब आपको दो काम सीखने होंगे। पहले तो सीक्वेंस सीखनी होगी कि एनिमल किंगडम के अंदर हम जब देखते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर इनके इवोल्यूशनरी सीक्वेंस क्या है। पहले पॉरीफेरा आते हैं, फिर सिलेंट्रेटा आते हैं, फिर टीनोफोरंस आते हैं, फिर एनेलिडा आते हैं, फिर सॉरी एस्के हेलमिंथीज आते हैं, ठीक है? फिर पहले प्लेटिहेलमिंथीज आते हैं, फिर एस्के हेलमिंथीज आते हैं, फिर एनिलिडा आता है, फिर ऑर्थोपोडा आता है, फिर मोलस्का आता है, फिर इकाइनोडर्मेटा आता है, फिर हेमिकॉर्डेटा आता है, ठीक है? और उसके बाद कॉर्डेटा चालू होते हैं। तो सीक्वेंस पता होनी चाहिए जो हम बार बार यूज करेंगे। एक बात तो ये याद रखनी है आपको। दूसरा आपको याद रखना है सर, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? भाई सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बार बार हम यूज करेंगे। तो ये एक बेसिस है जिसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो पूरा मैं बेसिक समझाऊंगा, तब यहां पर आऊंगा। ये चीज हो सकता है समझ में ना आए कि सर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है? जिसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। तो पहले वो भी बताऊंगा मैं। तो दो बातें, क्योंकि इस चैप्टर के लिए ये दो बातें पता होनी चाहिए। आगे तो पता चली जाएगी, नो डाउट, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक फाइलम उठाते हुए। पर उससे पहले एक बार में जो सीक्वेंस बता दूं, फिर चीजें बढ़िया तरीके से होंगी, ठीक है? सीक्वेंस में सबसे पहले हम पॉरीफेरेंस पढ़ने वाले हैं। यहां पर पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद कौन आते हैं? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद कौन आएंगे? टीनोफोरा, टीनोफोरा। क्योंकि पढ़ाना नहीं है मुझे, आपको हर चीज सिखानी है, बिल्कुल मास्टर बनाना है हर चीज का, ठीक है? टीनोफोरा के बाद कौन आएंगे? प्लेटिहेलमिंथीज, प्लेटिहेलमिंथीज। फिर कौन आएंगे प्लेटी के बाद? एस्के हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज के बाद कौन आएंगे?
एनिलिडा, फिर कौन आएगा, ऑर्थोपोडा, फिर कौन आएगा एंडा के बाद, ऑर्थोपोडा के बाद, एंडा ऑर्थोपोडा मोलस्का, इखाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और फिर लास्ट में आता है यूकॉर्डेटा, या हेमी के बाद इसको यूकॉर्डेटा मतलब मेन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये सीक्वेंस आपके ब्रेन में ऑलवेज होनी चाहिए, समझ गए, ये सीक्वेंस ऑलवेज आपके ब्रेन में सेट होनी चाहिए, तब चीजें एकदम कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्कियलमंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इखाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सीक्वेंस आपके ब्रेन में सेट होनी चाहिए, पहली बात, समझे। अरे गुड मॉर्निंग हो गई बेटा, कहां हो यार, कहां चल रहा है ये बैच, जा कहां रहा है, सारे के सारे इधर हो, इधर हो तो आग लगाओ फटाफट। लाइव प्रॉपर आ रहा है ना, सब कुछ रुका पड़ा हुआ है, चलो खैर देखते हैं क्या है क्या नहीं, चलने देते हैं, ठीक है। तो एक तो सीक्वेंस आपको ये याद रखनी पड़ेगी, दूसरा आपको हम बताने वाले हैं कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही थी, चलो उस पर भी आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी आ रहा हूं मैं, चलो ठीक है। तो सीक्वेंस आपको याद रखनी है, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लेनी है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग से समझा देता हूं मैं, या यहां समझा देता हूं, समझो मेरी बात। सबसे पहले आए थे, इनसे भी पहले किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहा हूं, ये एनिमेलिया, हैंगी हो गया क्या, एनिमेलिया की बात चल रही है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ आए थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ मान लो, ठीक है। ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ थे स्टार्टिंग में, मतलब प्रोटोजोन्स थे, इन प्रोटोजोन से आगे जाकर के, समझना, इन प्रोटोजोन ने आगे जाकर के सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। समझाता हूं क्या होता है, क्या हुआ, यहां हुआ एग्रीगेशन ऑफ सेल, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। जब सेल्स का एग्रीगेशन होगा तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझने की कोशिश करनी होगी आपको। सबसे पहले क्या था, मानो प्रोटोजोन्स आए जो फ्लैजिलेटेड थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स अलग अलग रहा करते थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स अलग अलग रहा करते थे। उन्होंने कहा क्यों ना मिलकर के रहा जाए, ठीक है भाई, मिलके रहते। तो यही फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो अलग अलग रहा करते थे, इन्होंने एग्रीगेशन किया, आपस में मिले और अपने काम को डिवाइड किया कि भाई मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उन्हें, ठीक है भाई, तुम एक काम करना, मतलब तुम अब कुछ सेपरेट काम करना, तुम रेस्पिरेशन का काम करो, तुम डाइजेशन का काम करो, तुम एक्सक्रीशन का काम करो, तुम रिप्रोडक्शन का काम करो, हम काम को डिवाइड कर लेते हैं। तो उन्होंने, उन सेल ने क्या किया, अपने अपने काम को डिवाइड कर लिया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। यहां पर कह सकते हो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है,
काम में विभाजन देखने को मिलता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना? एग्रीगेशन ऑफ सेल की वजह से। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना? एग्रीगेशन ऑफ सेल की वजह से। ठीक है, जब सेल का एग्रीगेशन हुआ तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना और इन्होंने अपने अपने काम को करना चालू कर दिया। ठीक है, और बन गए पॉरीफेरेंस। फिर पॉरीफेरेंस अच्छे खासे रह रहे थे तो धीरे से इनके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आई और इन्होंने अपने अंदर अपने को कॉम्प्लेक्स किया और इनसे बने आगे जाकर के, समझना, ग्रुप ऑफ सेल। अब एक सेल ने भी क्या किया? अपने को डिवाइड किया, दूसरी सेल ने भी अपने को डिवाइड किया। इस तरीके से ये ग्रुप ऑफ सेल बनना चालू हो गए। ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल बन गए जो पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और ये बन गए एक एनिमल। समझना, अब यहां पर क्या था? अब यहां पर एक सेल डाइजेशन कर रही थी, एक रेस्पिरेशन कर रही थी, एक रिप्रोडक्शन कर रही थी। अब उस सेल ने क्या किया? डिवीजन किया। अब डाइजेशन के लिए सारे सेल रिस्पॉन्सिबल हो गए, रेस्पिरेशन के लिए सारे, और रिप्रोडक्शन के लिए सारे सेल रिस्पॉन्सिबल हो गए, मान लो। ठीक है, तो यहां ग्रुप ऑफ सेल बन चुके हैं और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो यहां पर क्या हुआ? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सीलेंट्रेटा टीनोफोरा तक हम पहुंच गए थे। फिर आगे जाकर के इन टिश्यू ने भी मिलकर के क्या बना लिए? ऑर्गन का फॉर्मेशन किया। आप समझ रहे हो? कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मानो एक ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, ये तीसरा ऑर्गन है। ठीक है, तो यहां हर ऑर्गन अलग अलग काम करेगा। जो टिश्यू काम कर रहे थे वो ऑर्गन काम करेगा। ठीक है, जो काम टिश्यू कर रहे थे अब वो कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाएंगे। कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाएंगे। कई टिश्यू मिलकर के, कोई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई और ज्यादा। ठीक है, तो कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाना चालू कर दिया। तो ये क्या बन गया? एक ऑर्गन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? सिंगल ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन, समझना। तो सबसे पहले सेल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ एग्रीगेशन की वजह से। फिर कई सेल ने मिलकर के टिश्यू बनाए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। फिर टिश्यू ने आगे जाकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन किया। ऑर्गन जो कई टिश्यू के मिलने से, कई टिश्यू के मिलने से जो बनते हैं वो ऑर्गन है, और कई ऑर्गन के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं, कई ऑर्गन के मिलने से, समझना मेरी बात, तो वो हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनसे आगे जाके क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ, मेरी बात समझ पा रहे होगे? तो किस तरीके से चेंजेस आए? सबसे पहले मैंने बताया प्रोटोजोआ थे। इन प्रोटोजोअन ने, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन ने एग्रीगेट हुए। एग्रीगेट होकर सबसे पहला सिंपल एनिमल बनाया पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरंस क्या होते हैं? पॉरीफेरा पोर बियरर एनिमल, जिनके बॉडी में पोर होते हैं। ठीक है, उनको पॉरीफेरंस बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? पता ही नहीं चल रहा, आपकी चैट सब रुकी हुई है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी सारी चैट हैंग हो गई थी, समझ में आ रहा है ना एकदम? चलो आ रहा है समझ में, अब ठीक है। अब आपकी चैट आ गई, क्लियरिटी नहीं हो रही थी, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? चलो
तो समझ पा रहे हो ना कि सबसे पहले प्रोटोजोन आए थे फ्लैजिलेटेड, ठीक है। इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ने पॉरीफेरा बनाए, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। फिर धीरे धीरे जब बॉडी और कॉम्प्लेक्स हो गई तो कई सेल ने मिलकर के, कई टाइप के सेल ने मिलकर के टिश्यू बना लिए और बन गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलता है? सिलेंडेड अटीनोफोरा के अंदर। फिर आगे बढ़े, आगे जाकर के कई टिश्यू ने मिलकर के एक ऑर्गन बनाया, कई टिश्यू ने मिलकर के एक ऑर्गन बनाया जो काम सेल कर रही थी रेस्पिरेशन का, फिर आगे टिश्यू कर रहे थे रेस्पिरेशन का, अब वो काम ऑर्गन कर रहे हैं रेस्पिरेशन का। फिर आगे जाकर के जब और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो इन ऑर्गन ने भी क्या किया? पूरा सिस्टम बनाया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन नहीं होता, कई ऑर्गन मिलकर के काम एक ही करते हैं, डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, उसमें एक ऑर्गन नहीं होता, कई ऑर्गन मिलकर के एक काम करते हैं, रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, समझ रहे हो? तो इन सबको करने के लिए कई ऑर्गन मिलकर के जो काम करते हैं तो बन गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था प्लेटी हेलमंथी से। फिर ऑर्गन सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ था? यहां के बाद पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, एसके हेलमंथी से लेके कॉर्डेटा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बताया था ना आपको कि जहां पर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को, सॉरी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, वो कौन होते हैं? पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा को हम पैराजुआ बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? पैराजुआ। और यू मेटाजुआ किसको बोलेंगे? यू मेटाजुआ बोलेंगे जहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा, वो सारे यू मेटाजुअंस हैं। यू मतलब ट्रू, सही मायने में सही मेटाजुअंस है, समझ पा रहे हो ना? तो ये इस तरीके से हमने मेटाजुआ को पैराजुआ और यू मेटाजुआ में डिवाइड किया। हमने सीक्वेंस भी आपको बता दी, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ से पॉरीफेरेंस बने, पॉरीफेरा से फिर आगे जाकर के टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर कई टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बने, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर कई ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। इसी चीज को हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया? नंबर 2, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या आया? नंबर 3 टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद आया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम एनिमल को डिवाइड कर रहे हैं। तो टिश्यू, सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर देखने को मिलेगा आपको? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा आपको? सिलेंट्रेटा, एंटीनोफोरा, टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा? प्लेटिहेल्मिन्थीज। फिर ऑर्गन सिस्टम कहां देखने को मिलेगा? प्लेटी की बात आता है एसके, वैसे प्लेटी में भी स्टार्ट हो गया था पर हम लिख देते हैं एसके हेल्मंथीज टू कॉर्डेटा।
सब के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो समझ में आ गया होगा, ये सारे एग्जाम्पल हो गए, सारे एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सारे एग्जाम्पल कहां देखने को मिलते हैं, यही क्वेश्चन बनता है। तो एक समझ में आया कि बिल्कुल बेसिक, आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, आप मान के चल रहा हूं आप जानते ही नहीं है कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, कुछ भी जीरो लेवल पर हो, ठीक है, बच्चे हो आप, तो आपको समझना होगा किंगडम एनिमलिया में कि भाई एनिमल का बेसिक फीचर क्या होता है, भाई किसको हम मेटाजोअन्स बोलते हैं, जिनके अंदर मल्टी सेलुलरिटी होती है, जो यूकैरियोटिक होते हैं, जिनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, निगलने की प्रॉपर्टी जानते हैं, समझ रहे हो, वो सारे कौन है, मेटाजोअन्स हैं। पर मेटाजोअन्स को भी क्लासिफाई कर सकते हो, पैराजुआ, यू मेटाजुआ। पैराजुअन्स वो होते हैं जिनमें ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कौन है, सारे के सारे पैराजुअन्स हैं। और पैराजुअन्स के बाद जितने भी आए टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, वो सारे के सारे यू मेटाजुअन्स हैं। समझ में आ गया। तो ये तरीका था एनिमल को क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? टेंशन मत करो, ये चैप्टर तुम्हारे टिप्स पर करा दूंगा, उस लेवल पर कराऊंगा तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है, खतरनाक लेवल पर, हर चीज ऑसम लेवल पर लेके जाने वाला हूं। सेम ऐसे बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल बिल्कुल इस लेवल पे कराऊंगा कि तुम आधी केमिस्ट्री वाली भी चीजें सीख जाओगे, यहीं पर ही रिंग बनाना सीख जाओगे, मतलब केमिस्ट्री वाले फंडे भी एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत करो, आप जो जो करते जा रहे हो, बस जो करते जा रहे हो वो बहुत सॉलिड तरीके से करना, अच्छी तरीके से करना, ठीक है। कल आपके मैसेजेस देखे थे, बहुत खतरनाक थे, बहुत मजा आया, कहीं ना कहीं वो बूस्ट करते हैं अगले लेक्चर के लिए, ठीक है। बस वही बोला मैंने, हर चैप्टर के एंड में कुछ ना कुछ अपने उस चैप्टर से रिलेटेड जो सीखा आपने या सही डायरेक्शन है वो चीज जरूर बताया करो आप, ठीक है। बहुत बढ़िया, बीएमएस बहुत सुपर। तो एक हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा आते हैं पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कह सकते हो। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम में भी हमें कुछ चीजें देखने को मिली, समझाता हूं। इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली, बताता हूं मैं। जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, ठीक है, कोई भी सिस्टम उठा लेते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम उठा लेते, दो एग्जांपल ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, यहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। क्या? जैसे आपने सुना होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। क्या? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी यहां पर भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सबसे पहले इनकम्प्लीट आया, देन कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम पहले मोस्टली ओपन देखने को मिलता था स्टार्टिंग में, ओपन टाइप, आगे जाकर के हमें क्लोज टाइप देखने को मिला, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, समझना। अब दोनों को समझना है आपको पहले, तब ये वाला पार्ट एकदम आपके ब्रेन में सेट होगा।
तो हम बात कर रहे थे बेटा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे हमने दो सिस्टम उठाए, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग में जो एनिमल आए थे उनमें इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट का मतलब यानी सिंगल ओपनिंग होती थी, सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज, जैसे मानो ये आगे से खुला हुआ है ट्रैक, नीचे से बंद है, यानी यहां से फूड एंटर भी करता है और यहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी जाता है। समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, यानी एक तरफ से बंद है और यहां से खुला हुआ है। सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, यानी ये माउथ की तरह भी वर्क कर रही है और एनस की तरह भी वर्क कर रही है। तो इस टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिन एनिमल में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट है भाई। कंप्लीट तब होगा जब माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। माउथ अलग है, एनस अलग है, माउथ से फूड एंटर कर रहा है, एनस से बाहर निकल रहा है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो कंप्लीट में क्या करने वाले हैं? कंप्लीट के अंदर टू ओपनिंग होंगी, टू ओपनिंग, एक ऊपर होगी एक नीचे, मतलब टू ओपनिंग होंगी। एक माउथ की तरह वर्क करेगी जहां से फूड एंटर करेगा, एक एनस की तरह वर्क करेगी जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आएगा। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कहां देखने को मिलता है, कंप्लीट कहां देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे इनकम्प्लीट के एग्जांपल ले लेते हैं, पॉरीफेरा में तो होता ही नहीं है, सिलेंट्रेटा के अंदर इनकम्प्लीट, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटियलमंथीस। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटियलमंथीस, इन तीनों के अंदर इनकम्प्लीट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटियलमंथीस। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इनको तो ऑलरेडी वहां डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, बट बेसिक समझ में आ गया कि इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, फूड एंटर भी कर रहा है उसी ओपनिंग से, निकल भी रहा है, दूसरी ओपनिंग होती ही नहीं है, बंद होती है। ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ सिस्टम, ब्लाइंड सैक का मतलब है नीचे से बंद है ऊपर से खुला है। तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटियलमंथीस में इस टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, ट्रू या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ था भाई? प्लेटी की बात कौन आते हैं? एसके हेलमंथीस, मतलब राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म से लेके कॉर्डेटा तक आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। कंप्लीट कहां देखने को मिलने वाला है आपको? एसके हेलमंथीस, कॉर्डेटा। एसके हेलमंथीस से लेके कॉरिडोर तक जितने भी एनिमल आएंगे सब के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया नहीं आया? कंप्लीट, माउथ और एनस सेपरेट होंगे, इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, जो मैं आगे समझाने वाला हूं, ठीक है। पहले बेसिक समझ में आया। ऐसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया भी था जब सर्कुलेशन पढ़ाया था, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ये तो बता ही चुके हैं आपको, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। पर ओपन कहां देखने को मिलता है? जो शुरुआत में स्टार्टिंग में इनवर्टिब्रेट थे वही डोमिनेंट थे। तो इन्वर्टिब्रेट पे मोस्टली सबके अंदर नहीं बोल रहा हूं, इन्वर्टिब्रेट पे मोस्टली ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डोमिनेंट था। हाँ, फिर आगे जाकर के जब वर्टिब्रेट आया, कॉर्डेटा के अंदर क्लोज टाइप डोमिनेंट था, ठीक है। डोमिनेंट बोला है मैंने, कंप्लीट के अंदर नहीं। यानी अगर ओपन टाइप की बात करता हूं तो कहां देखने को मिलेगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? प्लेटी तक तो नहीं था, एसके हेलमंथीस भी नहीं, इसके बाद चालू हुआ था एनिलिडा से। तो एनिलिडा के अंदर ओपन टाइप, पर सारे एनिलिडा के अंदर नहीं, ओनली लीच। एनिलिडा में कौन? लीच। चलो एनिलिडा के बाद कौन आएगा? ऑर्थ्रोपोडा, ओपन टाइप, ऑर्थ्रोपोडा ओपन टाइप। ऑर्थ्रोपोडा के बाद कौन आएगा? एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ओपन टाइप, एक्सेप्ट मोलस्का, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा
सेफेलोपोडा में क्लोज होता है, मोलस्का में सेफेलोपोडा जो आते हैं उनमें क्लोज होता है, बाद बाकी का सब के अंदर ओपन होगा। आगे बढ़ो। मोलस्का के बाद एकाइनो, एकाइनो में होता ही नहीं है। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में ओपन टाइप होगा। फिर कॉर्डेटा आते हैं, सारे कॉर्डेटा में क्लोज होता है एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। यूरो कॉर्डेटा सब पढ़ने वाले हो, ठीक है। इन सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलने वाला है। तो क्लोज टाइप कहां देखने को मिलने वाला है? एनिलिडा, या ओनली लीच के अंदर था, ठीक है। अच्छा, ऑर्थोपोडा में नहीं होगा, मोलस्का में नहीं होगा। मोलस्का में कौन? सेफेलोपोडा। हेमिकॉर्डेटा में नहीं होगा, फिर कॉर्डेटा। इन सब के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एक एक, ये तो सब सारे फाइलम में एक एक करके पढ़ाने वाला हूं, आप टेंशन मत करना, ठीक है। जैसे एनिलिडा हम पढ़ाएंगे आपको, जिसमें बॉडी सेगमेंटेड होती है। एनिलिडा बॉडी सेगमेंटेड, ठीक है। जैसे इसमें अर्थवॉर्म आता है, लीच आती है, तो लीच में ओपन टाइप का होता है, इसको छोड़ के जितने भी एनिलिड्स होते हैं क्लोज टाइप का होता है। ऑर्थोपोडा हमने कॉकरोच पढ़ाया था, आपको बताया भी था कि ऑर्थोपोड में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मोलस्का में ओपन होता है एक्सेप्ट सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा, सेफेलो मतलब हेड, पोडा मतलब पैर, सिर पर पैर। कहां होते हैं? सिर के अराउंड पैर। ऑक्टोपस, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा नहीं है, हेमिकॉर्डेटा इनवर्टिब्रेट का पार्ट है, ठीक है। उनमें भी ओपन टाइप होता है। और यूरोकॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा का पार्ट है, पर इनिशियल कॉर्डेट थे, इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम था। इसके बाद जितने भी कॉर्डेट थे उनमें क्लोज टाइप आ गया, यानी एनिडा, सेफेलोपोडा, कॉर्डेटा, इनमें क्लोज टाइप होता है। समझ में आया नहीं आया? यस, ऑक्टोपस क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, समझे? बीएमएस। सेफेलो क्या है सर? सेफेलो मतलब हेड। यार अब तो मत पूछो, कितने बार बताया है मैंने, ठीक है। सेफेलो मतलब हेड। डोमिनेट मींस क्या होता है सर? डोमिनेंट नहीं जानते? मैं तुम पर डोमिनेंट हूं, या तुम मुझ पर डोमिनेंट हो, या हम सब किसी और पर डोमिनेंट हैं, या कोई और हम सब पर डोमिनेंट है। समझ रहे हो? प्रभावी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी भूल गए, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, चलो ठीक है। 11th वाले बच्चों की तरह बात करते हो तुम लोग, ठीक है। तो डोमिनेंट का मतलब है इस पूरे फाइलम में ये चीज डोमिनेंट थी, समझ रहे हो? जैसे हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डोमिनेंट था, मतलब सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट, तो कॉर्डेट में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब डोमिनेंट था। समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो समझ पा रहे हो। तो ये पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया होगा। एनसीईआरटी से बच्चों को समझ में नहीं आता, तो बहुत प्यारे वे में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट नंबर 3, सिमिट्री। सिमिट्री समझ रहे हो? समझने का सिमिट्री बहुत। सिमिट्री समझने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक प्लेन चाहिए। प्लेन मिल गया, प्लेन मिल गया। ओके ठीक है, प्लेन तो मिल गया। चलो बोतल भी मिल गई। बोतल और एक प्लेन, इन दो से हम सिमेट्री को समझेंगे अच्छी तरीके से। समझना, बहुत परफेक्टली समझाऊंगा। इधर बोतल यूज कर रहा हूं क्योंकि जो भी चीजें सामने दिख रही है उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इधर मैं एक थर्माकोल की शीट यूज कर रहा हूं, ये एक प्लेन है। ग्लास की शीट भी यूज कर सकते थे पर नहीं है, थर्माकोल की शीट को एक प्लेन बोल रहा हूं, ठीक है। तो समझना होगा सबसे पहले एक्सिस क्या होती है और प्लेन क्या होता है, ठीक है। पहले समझो सिमिट्री। चलो ठीक है, ऐसे ही समझाता हूं मैं।
दो चीज समझनी होगी पहले, ठीक है। आ रहे हैं, वहां पर भी आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि एक्चुअल में प्लेन होता क्या है। पहले समझो कि किसी भी चीज की एक्सिस क्या होती है, यानी बॉडी एक्सिस क्या है हमारी, आप समझना मेरी बात। बॉडी एक्सिस क्या है, समझो। मान लो ये एक बॉडी है या बोतल है। इस बोतल के सेंटर में मैं इसको बिल्कुल सेंटर से पास करूं, बिल्कुल सेंटर, सेंटर एक्सिस, समझना, उसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस समझ में आ गया, एक्सिस क्या है। अगर मैं इस पेन को इस बोतल की सेंटर से पास करूं, बोतल की सेंटर से पास करूं पूरी बॉडी के अंदर, तो सेंटर में जो लाइन दिखेगी ना, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन को हम बॉडी की एक्सिस बोलते हैं। समझने की कोशिश करना, मैं बहुत बहुत मैं, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बीएमएस, ठीक है, ठीक है, बीएमएस होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। हाँ, वही वही बता, सिमेट्री ही बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, एकदम फोकस, इधर फोकस करो, ठीक है। टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मान लो एक बॉडी है, बॉडी के सेंटर में एक लाइन जा रही है, सेंटर लाइन है, सेंटर एक्सिस, ठीक है, सेंटर लाइन। तो ये बॉडी की एक्सिस होगी, ठीक है, ये बॉडी की क्या है, एक्सिस। अगर मैं इस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, प्लेन क्या है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, प्लेन क्या है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, प्लेन और एक्सिस में डिफरेंस क्या होता है। एक्सिस की बात करते हैं, एक्सिस इज अ सेंटर स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम, एक्सिस इज अ सेंटर स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम, समझना, सेंटर ऑफ बॉडी। एक स्ट्रेट लाइन है विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, उसको तो हम एक्सिस बोलते हैं। समझना मेरी बात, समझ पा रहे हो, एक्सिस समझ में आई नहीं आई, ठीक है। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस है, इज अ प्लेन, ये क्या है, एक प्लेन है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस बॉडी को, इस बॉडी को, इस बॉडी को एक एक्सिस, सिंगल एक्सिस लेता हूं, सिंगल एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक प्लेन लगाया बीच में, एक सिंगल प्लेन के अंदर दो पार्ट में डिवाइड करता हूं एक्सिस से। समझने की कोशिश करना, इस बॉडी को एक्सिस से, ग्लास लिया, ग्लास से एक्सिस पर पूरा ग्लास लगा दिया, ये सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन में इस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर पाता हूं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में डिवाइड कर पाता हूं ओनली सिंगल एक्सिस से। तो ऐसी सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं सिंगल एक्सिस से। पर मान लो इस बॉडी को मैं इस प्लेन में भी दो पार्ट में डिवाइड कर पाता हूं, पर प्लेन कहां से पास होना चाहिए, प्लेन सेंटर एक्सिस से पास होना चाहिए। फिर मैंने इस प्लेन को ऐसे कर दिया, अब भी दो पार्ट में कर पा रहा हूं, फिर प्लेन को ऐसे कर दिया, अब भी दो पार्ट में कर पा रहा हूं, यानी इस बॉडी को कई प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं। तो ये रेडियल सिमेट्री है, आप समझ रहे हो। जैसे मान लो ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश, ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश है, ठीक है। अरे अच्छी नहीं बनी, ये स्टारफिश, ये स्टारफिश बहुत अच्छी तो नहीं बनी, पर समझ जाओ, समझने की कोशिश करना।
ठीक है, अब सही बन गई। ठीक है, मान लो 6 बुझाएं हो गई 5 की जगह, कोई नहीं। अगर इस स्टारफिश को मैं ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, पर कहां से? सेंटर एक्सिस। ये क्या है? सेंटर एक्सिस। समझाता हूं, ये क्या है? सेंटर एक्सिस। इसको उठा करके सेंटर एक्सिस से मैं ऐसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। अगर हर बार मैं कई प्लेन में, मोर देन 1 प्लेन, ठीक है, मोर देन 1 प्लेन, एक से ज्यादा प्लेन के अंदर अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, तो ये नॉर्मल सिमेट्री नहीं है, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल है, ये बायलेटरल है, बायलेटरल है। इस सिंगल प्लेन में सिर्फ 2 पार्ट, सिंगल प्लेन, ठीक है, या सिंगल प्लेन। अगर एक ही प्लेन में मैं इसको लेफ्ट एंड राइट 2 पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, सिंगल प्लेन में लेफ्ट एंड राइट 2 पार्ट में कर पा रहा हूं, पर सिंगल प्लेन कहां से पास होना चाहिए? सेंटर एक्सिस से। सिंगल प्लेन सेंटर एक्सिस से अगर पास होता है और इसको लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड कर पाता है, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री, ओनली 1 प्लेन। और एक से ज्यादा प्लेन में अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर पाता हूं, तो रेडियल सिमेट्री है। और किसी भी प्लेन में पूरी कोशिश कर ली मैंने, ऐसे काटने की, ऐसे काटने की, फिर ऐसे काटने की, पर 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा। एसिमेट्री। भाई कोई सिमेट्री नहीं है, नहीं आया क्या? अगर किसी भी तरीके से एक भी प्लेन में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाता लेफ्ट और राइट, तो वो क्या होगी? एसिमेट्री हो गई। ठीक है, और सिंगल प्लेन हम लोग हैं, हमें बीच में से कट किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड होगी, 2 इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड होगी। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री हो गई। एक से ज्यादा प्लेन में अगर आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, रेडियल सिमेट्री हो गई। किसी भी प्लेन में आप डिवाइड नहीं कर पा रहे 2 इक्वल पार्ट के अंदर, एसिमेट्री हो गई। समझे या नहीं समझे, पहले ये बताओ। यस, एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने। तो सिमेट्री वाला पार्ट समझ में आया, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या याद रखोगे? सिमेट्री 3 टाइप की हो सकती है। बायलेटरल सिमेट्री, अच्छा मैं ऐसे लिखा हूं सीक्वेंस के हिसाब से, ज्यादा याद रहेगा आपको आसानी से। एसिमेट्री, एसिमेट्री, नंबर 2 बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, इसका रेडियल आएगी इवोल्यूशन के हिसाब से। फिर आएगी नंबर 3 बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री समझ में आ गया, किसी भी प्लेन में आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, मोर देन 1 प्लेन के अंदर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो। बायलेटरल सिमेट्री, सिंगल प्लेन में 2 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो। जैसे एक एग्जांपल और हमने एनसीईआरटी का उठा लिया। एनसीईआरटी बोलती है, जैसे हाइड्रा का एग्जांपल लिया, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, हाइड्रा का एग्जांपल लिया इन्होंने, रेडियल सिमेट्री। तो देखो एक ये सिंगल, एक तो प्लेन ये हो गया, प्लेन फर्स्ट, ये वाला प्लेन, ये प्लेन सेकंड हो गया, प्लेन 2, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। तो इस हाइड्रा को मैं 2 या 2 से ज्यादा प्लेन में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो सिमेट्री कैसी कहलाएगी? ये रेडियल सिमेट्री। भाई मोर देन 2 प्लेन, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? मोर देन 2 प्लेन, सॉरी मोर देन 1, 2 या मोर देन
टू प्लेन। जबकि बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है जहां आपने सिंगल प्लेन के अंदर लेफ्ट और राइट, सिंगल प्लेन के अंदर आपने उसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया। सिंगल प्लेन में देखो ये कट किया बीच में से, सेंटर एक्सिस से, सेंटर एक्सिस से आपने दो पार्ट में डिवाइड किया लेफ्ट और राइट के अंदर, तो सिमेट्री कैसी हो जाएगी? बायलेटरल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन। सिंपल याद रखो, एक प्लेन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, बायलेटरल सिमेट्री। एक से ज्यादा प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, रेडियल सिमेट्री। किसी भी प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, एसिमेट्री। सिंपल। नहीं आया क्या? आया नहीं आया? एक बच्चा बोला सर बोरिंग है। यस बोरिंग है, पर नीट में 4 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो? 4 क्वेश्चन का मतलब 16 नंबर। चाहो छोड़ दो उसको, ठीक है, मस्ती छोड़ दो बेटा। मेरी कोशिश तो है बोरिंग को भी इंटरेस्टिंग बनाना, पर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आपको सिखाना चाह रहा हूं कुछ चीजें इस वजह से, ठीक है। कई बच्चे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको याद क्या रखना है, बस क्वेश्चन यहां से आएगा, एसिमेट्री कहां देखने को मिलती है? किंगडम एनिमेलिया के अंदर एसिमेट्री, एसिमेट्री देखने को मिलती है आपको मोस्टली स्पॉन्जेस, मोस्टली स्पॉन्जेस एसिमेट्रिक होते हैं। रेडियल सिमेट्री कहां देखने को मिलती है? सम स्पॉन्जेस, कुछ में ही होती है, सम स्पॉन्जेस रेडियल सिमेट्री मिलेगी। इसके अलावा और कहां देखने को मिलेगी रेडियल सिमेट्री? सिलेंट्रेटा, और कहां देखने को मिलेगी रेडियल सिमेट्री? टीनोफोरा, टीनोफोरा। और कहां देखने को मिलेगी? एडल्ट, एडल्ट इखाइनोडर्मेटा, एडल्ट इखाइनोडर्मेटा, जैसे स्टारफिश वगैरह, ठीक है, एटसेट्रा कर दो। मेन यही एग्जांपल है, इनमें आपको कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी? रेडियल सिमेट्री। अच्छा बाइलेटरल कहां देखने को मिलेगी? ठीक है, बाइलेटरल तो टीनोफोरा तक तो है ही नहीं, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा मोस्टली। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, पहले मैं एबीसीडी सिखाता हूं, ठीक है। एबीसीडी सीखने में बोरिंग लगेगी, पर मैं मतलब इस लेवल पर सिखाऊंगा आपको कि फिर आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आप मतलब बिल्डिंग खड़ी करेंगे सीधे ऊपर, ठीक है। एक बार पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कभी भी। और ये बच्चों को समझ में नहीं आता, हम आपको एक बार में पूरा कंसेप्चुअल दिमाग में सेट करेंगे, बिल्कुल। मैं मतलब समझ रहे हो, ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो हमारा ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। सिमेट्री क्या होती है? सममिति बोलते हैं हिंदी में इसको, सममिति, ठीक है। तो ये 3 टाइप की हो सकती है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। किसके बेस पर? प्लेन के बेस पर। अगर किसी भी बॉडी को सिंगल प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, बायलेटरल। एक से ज्यादा प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, रेडियल। किसी भी प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, एसिमेट्रिक। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? एग्जाम्पल मैंने आपको याद ही करा दिए, ठीक है। मोस्टली स्पॉन्जेस एसिमेट्रिक होते हैं, रेडियल सिमेट्री सम स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल मिल जाती है। बायलेटरल सिमेट्री कहां देखने को मिलती है? प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेटा तक मोस्टली यही देखने को मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री, जिसमें आप बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लेफ्ट और राइट में, सिंगल प्लेन, ओनली सिंगल प्लेन। समझे या नहीं समझे? अब बताओ समझ में आया नहीं आया? लव यू सर, लव यू टू, नो डाउट बेटा। आप बस अच्छे से परफॉर्म करो, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अब जैसे कहते हैं ना बच्चे, सर इकाइनोडर्मेटा का लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, ये एक्सेप्शनल केस हैं, जो हम कहां बताएंगे आपको? ये हम बताएंगे जब हमको पर्टिकुलर वो फाइलम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। मतलब मेरा तरीका क्या है, मैं नीट परफॉर्म करो, मुझे पीएचडी नहीं करानी, आपको नीट में अच्छे मार्क्स से निकलवाना है बस, ठीक है।
तो एक स्ट्रेटजी है इसके अंदर भी, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं क्या नहीं दे रहा, उसके पीछे भी राज छुपा हुआ है, ठीक है, वो तभी तुम नहीं समझ पाओगे। ये बहुत मतलब बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं कि मुझे क्या एग्जाम्पल देने हैं, ये भी सोचना होता है। यहाँ क्या आपको पढ़ाना है मुझे, क्या सारे एग्जाम्पल उड़ेल देने हैं यहाँ पर जिससे आगे कचरा ना हो जाए, ठीक है। नीट में कहां से आना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तब कंक्लूड करके मुझे क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि मेरा बच्चा नीट के एग्जाम के टाइम पर एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक ना करे, कंफ्यूज ना हो इन टॉपिक से। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं पीछे, ठीक है, क्या कराना है क्या नहीं कराना मैं अपने हिसाब से चलूंगा, ठीक है। जैसे टॉर्सन कंडीशन मिलती है किसके केस में, ठीक है, जब मॉलस का पढ़ाऊंगा आपको तो एसिमेट्रिक होता है, टॉर्सन मतलब इठ जाना, अगर मॉलस्कस को उठा करके हम ऐंठ दें इस तरीके से, ठीक है, निचोड़ते ना, तो एसिमेट्रिक, लार्वा एसिमेट्रिक होता है, पर यहां डिस्कस नहीं किया, वो हम वही बात करेंगे उसकी, ठीक है। यहां से एग्जांपल जो आएंगे वो आपके सामने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर के बेस पर भी हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं, जर्म लेयर के बेस पर। अब जर्म लेयर क्या होती है, मोस्टली बच्चे जानते हैं, पर कुछ एक दो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ना जानते हो, तो हम पूरा कंसेप्चुअल ही लेके चलेंगे। मान लो शायद आपको याद हो, 12th पढ़ के आए हो सारे के सारे, ये स्पर्म है, स्पर्म किसको फर्टिलाइज करता है, ओवा को, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ओवा को फर्टिलाइज करता है। जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है तो आगे क्या बनता है, जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और जब जायगोट की बात करते हैं बेटा, तो जायगोट में 3 लेयर बनते हैं, जर्म लेयर बनते हैं मतलब, और इन जर्म लेयर से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है। जब ह्यूमन का केस आया था ना, ह्यूमन पढ़ाया था मैंने आपको 12th में, याद हो आपको, ठीक है, तो ह्यूमन के केस में तो जर्म लेयर 3 होते हैं, ठीक है, पर कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर होते हैं, उसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। On the basis of germ layer, animal are classified into 2 group, diploblastic and triploblastic. Diploblastic animal and triploblastic. Diploblastic animal and triploblastic animal. समझो, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे ना, इनके पास सिर्फ 2 ही जर्म लेयर थे, ओनली 2 ही जर्म लेयर। अब कौन सी जर्म लेयर नहीं थी, ये क्वेश्चन आता है। डिप्लोब्लास्टिक में नंबर 1 होती है एक्टोडर्म, नंबर 2 उसमें होती है एंडोडर्म, मीजोडर्म इनके पास नहीं होती। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो यहां पहली जर्म लेयर मीजोडर्म यहां बनी थी, ठीक है, एक्टोडर्म थी इनके पास, समझना, एंडोडर्म थी इनके पास, यहां जो नई लेयर बनी थी वो थी मीजोडर्म, पहले नहीं थी जो बाद में जाकर के बनी, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला, ठीक है। तो समझना मेरी बात, मैंने कलर क्यों यूज किया है अलग समझाऊंगा अभी। तो वो कौन से एनिमल हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एग्जाम्पल बताओ तो आप बता पाओगे। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहां देखने को मिलेगी, जरा बताओ, 2 जर्म लेयर कहां देखने को मिलते हैं, ठीक है, 2 जर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहां देखने को मिलते हैं। पॉरीफेरा में तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो वहां जर्म लेयर तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपको सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन 2 के अंदर 2 एग्जांपल ध्यान रखने हैं, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा।
सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहां देखने को मिलती है, समझा रहा हूं मैं। ये देखने को मिलेगी एग्जांपल प्लेटी से लेकर के कॉर्डेटा, सब के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटी से लेके कॉर्डेटा। बस क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम मेसोडर्म किसके अंदर बनी थी, फर्स्ट टाइम डेवलप इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, पहली बार, बस यह आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम डेवलप इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, पहली बार मेसोडर्म का फॉर्मेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज में हुआ था, फिर उसके बाद तो सभी के अंदर होगा ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। कौन सी जर्म लेयर सिलेंट्रेटा में नहीं होती, मींस मेसोडर्म नहीं होती, टिनोफोरा में नहीं होती, मेसोडर्म नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आते हैं, समझे या नहीं समझे, बीएमएस। चलो समझ में आ गया, ओके, आपको एकदम क्लियर है, नो डाउट। तो ये लेबल भी समझ में आया, कुछ डायग्राम भी शायद दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, डायग्राम देख लो। डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें दो ही लेयर होते हैं, एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। यहां मेसोडर्म नहीं होती तो उसकी जगह क्या होता है, मीजोग्लिया होता है। आपको सर मीजोग्लिया क्या होता है, इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक, जेली लाइक होता है जिसमें सेल नहीं होते, सेल्स एब्सेंट होते हैं, सेल्स नहीं होते इसके अंदर, ये जेल भरा हुआ होता है। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं ना, उनमें जेली लाइक सब्सटेंस मीजोग्लिया होता है, सेल्स नहीं होते, सिर्फ दो ही लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। समझ में आया नहीं आया। फिर हमने बात की, एक नई लेयर आई मीजोडर्म। फर्स्ट टाइम कहां डेवलप हुई थी मीजोडर्म, प्लेटीहेल्मिन्थीज। कैसी मीजोडर्म थी, सॉलिड थी, क्योंकि बीच में कोई कैविटी नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम सॉलिड मीजोडर्म पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, सॉलिड, बच्चे कंफ्यूज रहता है सॉलिड का मतलब क्या है सर, सॉलिड मीजोडर्म, प्लेटी। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सॉलिड मीजोडर्म मिलेगी क्योंकि यहां सेल होते हैं, और इसके बाद यही मीजोडर्म आगे जाकर के कैविटी बनाती है, ट्रू सीलोम बनाती है। पहले फॉल सीलोम बनेगी फिर ट्रू बनेगी, पर सॉलिड मीजोडर्म नहीं होगी। सॉलिड मीजोडर्म ओनली और ओनली प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलेगी, ओनली प्लेटी। और मीजोडर्म भी फर्स्ट टाइम कहां डेवलप हुई थी, फर्स्ट टाइम डेवलप इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। दो टाइम क्वेश्चन आते, फर्स्ट टाइम सॉलिड मीजोडर्म कहां बनी, प्लेटी में, और फर्स्ट मीजोडर्म कहां बनी, प्लेटी के अंदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है, और डिप्लो भी समझ में आ गई। डिप्लो के केस में मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया होता है, जेली लाइक होता है, सेल्स उसमें नहीं होते, ठीक है। तो यहां तक बताओ समझ में आया नहीं आया, यहां तक आया तो मुझे बताओ। सीलोम मतलब कैविटी, उस पर भी मैं आ रहा हूं एक एक करके। हाँ बेटा, व्हाट इज सीलोम, सीलोम बताने वाला हूं। सीलोम मतलब हिंदी में बोलते हैं गोहा, कैविटी को, उस पर भी आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक कंसेप्ट ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करके, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो पार्ट है ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आगे कई बार रिपीट होगा, तो यहां तक मैं आग लगा दूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। मीजोग्लिया जेली लाइक सब्सटेंस होता है, यस, जो आप आग लगा रहे हो समझ में आ रही है। ओके ओके, सुपर 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 सुपर। आग लगाने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है, धुआंधार आग लगाओ। हाँ, कहीं दिक्कत आ रही है तो आप बताया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो
तो यहां तक का पार्ट हमारा क्लियर होता है, एकदम कंसेप्चुअल। अब बात करेंगे सीलोम। पूछिए सर सीलोम क्या होती है? यस, सीलोम के बेस पर भी हमने एनिमल को क्लासिफाई किया है। तो पहले समझाएंगे सीलोम क्या होती है, फिर हम सीलोम के बेस पर एनिमल को क्लासिफाई करेंगे, कितने ग्रुप में कर सकते हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीलोम आज पूरा करता हूं, 5 तो आज पूरा कर ही दूं मैं। ठीक है, अब समझो। सीलोम होती क्या? इट इज अ इंटरनल कैविटी। It is an internal cavity which formed by mesoderm. ये शर्त है। सीलोम वही होगी जो मीजोडर्म से बनेगी, कैविटी है जो मीजोडर्म से बनी होती है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड इंटरनल कैविटी, ऐसे लिख देते हैं। फिल्ड, फ्लूइड फिल्ड इंटरनल कैविटी विच फॉर्म बाय मेसोडर्म। समझना मेरी बात, पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा तब समझ में और अच्छे से आएगा। यही समझा दूं पहले। मान लो ये मनुष्य है, ये इसका पूरा बॉडी है। ये इसकी आउटर बॉडी वॉल है जो एक्टोडर्म से मिलकर के बनी होती है, आउटर बॉडी वॉल। अंदर गट होती है, गट। जो एंडोडर्म से मिलकर के बनी होती है, एंडोडर्म। इन दोनों ही लेयर के बीच में, समझना, इन दोनों ही लेयर के बीच में यहां पर मीजोडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है। किस टिश्यू से? मीजोडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है। आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच में मीजोडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी हुई एक लेयर है। थोड़ा सा ऊपर तो डायफ्राम होगा। ठीक है,
समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये तो हुई एक्टोडर्म। अंदर वाली होगी एंडोडर्म। और दोनों के बीच में ही ये मीजोडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी हुई मीजोडर्मल टिश्यू, मीजोडर्मल। मीजोडर्मल कौन होगी यहां पर? सीलोम। सीलोम होगी, जिसके अंदर क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, बॉडी ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट, ऑर्गन। ये समझ में आया कि सीलोम क्या होती है? इट इज अ फ्लूइड फिल्ड इंटरनल कैविटी विच फॉर्म बाय मेसोडर्म प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल। इसको सही मायने में सीलोम बोलते हैं। सीलोम, गुहा। समझ रहे ना मेरी बात? सीलोम या गुहा। यस बेटा, एमआर सर आएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं ना। एमआर सर शिफ्टिंग कर रहे थे दिल्ली, देन उसके बाद मुझे लग रहा है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत करो। मीजोडर्मल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। तो अब हम सीलोम के बेस पर, अभी तुमने बताया सीलोम होती क्या है, अब सीलोम के बेस पर एनिमल को क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ट्रू या यूसिलोमेट। ठीक है, इसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेस ऑफ सीलोम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीलोम। ये समझने का पूरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मतलब बहुत समझने का भी है। सीलोम वाला पार्ट ही काफी इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है, समझने का भी है, काफी समझने का है। इसके बेस पर एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट, और एक और हम पढ़ाएंगे आगे जाकर के आपको यूसिलोमेट, आगे आएगा यूसिलोमेट। थ्री पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसको अगली स्लाइड में लेके चलेंगे। यूसिलोमेट का मतलब है ट्रू सिलोम जिनके पास होती है। ट्रू सिलोम जहां पर होती है वो यूसिलोमेट है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहां पर दो, किस किस की? एसिलोमेट जिनमें सीलोम नहीं होती, ए सीलोमेट जिनमें सीलोम नहीं होती, और जिनमें स्यूडोसिलोम होती है, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट। तो सबसे पहले मैं एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट के बारे में बताऊंगा, फिर यूसिलोम के बारे में आगे बात चलेगी। एसिलोमेट का मतलब क्या है? सीलोम एब्सेंट है इसमें, पर ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। एसिलोमेट का मतलब है क्या होगी? सीलोम एब्सेंट। सीलोम क्या होगी यहां पर? एब्सेंट होगी। ठीक है, यहां पर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होगी। फॉल्स, या ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगी, यही समझाने वाला हूं। तो इसके बेस पर एनिमल को आप इसके बेस पर भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एसिलोमेट भी दो टाइप के हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। बाई चांस पूछ ले तो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, क्योंकि यहां तो मेजोडर्म है ही नहीं,
तो सीलोम तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है। एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है सीलोमेट। या मीजोडर्म तो बन गई थी पर सॉलिड थी, सॉलिड मीजोडर्म थी, इसलिए सीलोम बन नहीं पाई। तो ये भी एसिलोमेट है। जैसे डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में आप एग्जांपल यूज करने वाले हो वही सिलेंट्रेटा टिनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में आप एग्जांपल यूज करने वाले हो एक ही है, प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक था, सॉलिड मीजोडर्म थी, सॉलिड मीजोडर्म, क्योंकि सीलोम बनती मीजोडर्म से, यहां पर अभी सॉलिड है इसलिए सॉलिड मीजोडर्म। सॉलिड मीजोडर्म, तो यहां सॉलिड मीजोडर्म देखने को मिलेगी, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सीलोमेट, तो हाँ दो चीज समझ में आएंगे, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, दो कंडीशन आ रही हैं, ठीक है। सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियरमेंथीज, सॉलिड मीजोडर्म, ये एग्जांपल ध्यान रखने हैं। अब सूडोसिलोम की बात कर लेते हैं, देखो सूडोसिलोम। देखो, एक तो एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है, बीच में कैविटी है पर अभी मीजोडर्मल टिश्यू नहीं दिखाए। अब यहां क्या थे, मीजोडर्मल जो टिश्यू थे ना वो पॉकेट की फॉर्म में थे, छोटी छोटी पॉकेट की फॉर्म में, यानी अभी भी ट्रू सिलोम नहीं है, सूडो सिलोम है। चलो चलेगा, ठीक है ना। तो ये सूडो सिलोम है, क्यों समझाता हूं अभी मैं। ये तो एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, ये मीजोडर्मल, ये मीजोडर्म हो गई। फॉल्सिलोम। ट्रू सिलोम तब होती है सारे ये पैकेट्स पाउच आपस में फ्यूज करके एक कैविटी बनाते हैं, ठीक है। और मीजोडर्मल फॉल्सिलोम है, ठीक है। तो ये कहां देखने को मिलती है सूडोसिलोम, एग्जांपल एसके हेलमिंथीज। ये आपको एसके एल्मंथीज में देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। सिलिंडेटर टिनोफोरा और प्लेटी एल्मंथीज तक तो आपको एसिलोमेट मिलेंगे, सीडोसिलोम आपको एसके एल्मंथीज में मिलेगी राउंड वॉर्म के अंदर। इसके बाद जितने भी एनिमल आते हैं उन सब के अंदर ट्रू सिलोम होती है, इसको यू सिलोम बोलते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूं पूरा का पूरा स्टार बना करके। फिर यानी यहां तक आपको सीडोसिलोम और एसिलोम, या तो सिलोम है ही नहीं, यहां सूडो है, सूडो का मतलब प्रॉपर कैविटी नहीं बनी। अब यूसिलोम देखो, यूसिलोम कैसे होती है तब तुम समझ पाओगे, यूसिलोम। यूसिलोम बहुत बढ़िया आ गया। समझो यूसिलोम कैसी होती है।
एक्टोडर्म, एंडोडर्म, उसके बीच में यहां पर बनेगी मीजोडर्म। ये फ्यूज करके इधर से इधर आकर के ये ऐसे फ्यूज कर जाएगी इससे, ये बनेगी ट्रू सिलोम। पूरी एक सिंगल कैविटी, ये है पूरी सिंगल कैविटी, समझ रहे हो? ये है यू सिलोम, ये एक्टोडर्म होगी, ये मीजोडर्मल टिश्यू, अंदर येलो कलर की एंडोडर्म, समझना। और ये हो गई यू सिलोम। समझ में आई या नहीं आई? सेंटर में गट होती है, ये गट हो गई हमारी गट। तो ये हमारी यू सिलोम होती है, ट्रू सिलोम होती है, ठीक है? यू सिलोम या ट्रू सिलोम, ये भी दो तरीके से बन सकती है, समझना कैसे। यानी इसके बेस पर भी आप एनिमल को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, समझो। साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम, ये पूछा जाता है, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। क्या अंतर होता है? यानी इस टाइप की सिलोम दो तरीके से बन सकती है, ठीक है? कुछ एनिमल होते हैं जिनमें इसके बनने का तरीका अलग होता है, उसको साइजोसिलोमेट बोलते हैं। कुछ एनिमल होते हैं जिनमें इसके बनने का तरीका अलग होता है, उसको हम एंटेरोसिलोमेट बोलते हैं। अब अंतर क्या होता है साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम में, क्या अंतर है वो समझाऊंगा, ठीक है? तो साइजोसिलोम में होता क्या है? साइजोसिलोम फॉर्म बाय स्प्लिटिंग of mesodermal tissue। जबकि एंटेरोसिलम कैसे बनती है? आउट पॉकेटिंग फॉर्म बाय आउट पॉकेटिंग। कैसे होती है आउट पॉकेटिंग समझाऊंगा। आउट पॉकेटिंग ऑफ एंडो, आउट पॉकेटिंग ऑफ गट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की गट, गट मतलब इंटेस्टाइन, उसकी आउट पॉकेटिंग से जो बनती है वो एंटेरोसिलोम होती है। समझना कैसे बनती है, समझाता हूं उस चीज को नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे साइजोसिलोम कैसे बनती है और एंटेरो कैसे बनती है, दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। यहां क्लियर हो जाएगा आपको। एंटेरोसिलोम कैसे, क्या डिफरेंस है इनके बनने में, समझने की कोशिश करना, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है, सिंपल एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस तरह की स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाकर के धीरे धीरे ऐसे प्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे एक तरफ दबना स्टार्ट हो जाएगा। इसके दबने से एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, अंदर गट बनती है और ये ऐसे बन जाता है, ऐसे, ठीक है? और इसके अंदर होते हैं क्या? मीजोडर्मल टिश्यू। ये मीजोडर्मल टिश्यू पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। धीरे धीरे इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी, स्प्लिटिंग करा देते हैं, चलो स्प्लिटिंग कराते हैं इसकी, ऐसे
ये हुआ, और धीरे धीरे इनकी स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होने से ऐसे ये स्प्लिटिंग हुई, ये कैविटी बन गई ऐसे ऐसे, और फाइनली ये आगे जाकर के ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगी। ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर था, ये अंदर दबा, अंदर दब के धीरे धीरे स्ट्रक्चर ये आ गया, और यहां से होता हुआ ये सीधा यहां आ गया। तो ऐसी सीलोम बनती है, ठीक है। कैसे बनती है समझ में आ गया होगा। ये तो ये क्या बन गई, इसके तीनों टिश्यू हो गए। ये होगी एक्टो, ये पिंक कलर की जो हो गई मीजो, अंदर वाली लेयर हो गई एंडो, ये बन गई यूसिलोम। तो मीजोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से, मीजोडर्मल मीजो, तो मीजोडर्मल टिश्यू जो होते हैं उनकी स्प्लिटिंग से जो कैविटी बन रही है वो है साइजोसीलोम, ठीक है। और एंटेरोसीलोम क्या होगी, सेम मैकेनिज्म यहां पर भी होगी, सेम वही सब चीजें। ये सिंपल एम्ब्रियो था, धीरे से इसकी अंदर ऐसे और ऐसे स्ट्रक्चर बना, आगे जाके क्या हुआ, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे इसमें कुछ मीजोडर्मल टिश्यू इसके अंदर ही लगे हुए थे, ये और ये इनकी आउट पॉकेटिंग होगी। कैसे आउट पॉकेटिंग होगी, देखो आउट पॉकेटिंग समझाता हूं मैं। सिंपल बना देते हैं, ऐसे ऐसे, ये आउट पॉकेटिंग हुई, ये ऐसे पॉकेट की फॉर्म में बाहर निकल गए। मीजोडर्मल टिश्यू की पॉकेट की फॉर्म में आउट पॉकेटिंग हुई, और आगे जाकर के इन्होंने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे ऐसे अलग हो गए, और फाइनली इनसे भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं आउट पॉकेटिंग। गट की गट है, ये क्या है, गट, एम्ब्रियोनिक गट, एम्ब्रियोनिक गट। तो एम्ब्रियोनिक गट की आउट पॉकेटिंग, आउट पॉकेटिंग, एम्ब्रियोनिक गट की आउट पॉकेटिंग से मीजोडर्मल टिश्यू बाहर निकल जाते हैं, उनसे जो सीलोम बनती है उसको हम एंटेरोसीलोम बोलते हैं। तो साइजोसीलोम कुछ ऐसे बनती है, एंटेरोसीलोम कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। इंटेस्टिनल जो टिश्यू होते हैं उनकी आउट पॉकेटिंग से। अच्छा, साइजोसीलोमेट कौन कौन होते हैं आप समझो भाई। प्लेटी एल्मंथीस एसीलोमेट था, सिलिंडेटा टिनोफोरा एसीलोमेट, एसके एल्मंथीस स्यूडोसिलोमेट। तो एसके के बाद चालू होगी ना ट्रूसिलोम, मतलब एसके एल्मंथीस कौन आएगा, एनेलिडा। क्वेश्चन से एग्जांपल पर आएगा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। ये तीनों ही आपको साइजोसिलोमेट आप बोलोगे। जबकि एंटेरोसिलोमेट की एग्जांपल की बात करेंगे, इखाइनो से स्टार्ट हो जाएगा, इखाइनो, डरमेटा से लेकर के कॉर्डेटा, डेटा, ये सारे के सारे एंटेरोसिलोमेट हो गए, ठीक है। कंक्लूड कर रहा हूं उसको मैं। हमने सबसे पहले बात की थी सीलोम। सीलोम होती क्या है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड इंटरनल कैविटी
which formed by mesodermal tissue, which formed by mesodermal tissue। समझ में आ गया? अगर मैं मेसोडर्मल टिश्यू की बात करता हूं जिससे कैविटी बन रही है, जो फ्लूइड फिल्ड है जिसमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उसको हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ये है ट्रू सीलोम, यू सीलोम। इसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। सीलोम को तीन पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 एसीलोमेट, जिनमें सीलोम होती ही नहीं है, ठीक है। स्यूडोसीलोमेट, जिनमें सीलोम तो होती है पर स्यूडो होती है, और एक ट्रू सीलोमेट मतलब यू सीलोमेट। तो ठीक है, एसीलोमेट का मतलब सीलोम ही नहीं है भाई। जिनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है उनमें तो मेसोडर्मल टिश्यू ही नहीं है, तो सीलोम कहां से होगी? तो सिलेंटेटा टिनोफोरा, क्योंकि सीलोम मेसोडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म आ गई पर अभी भी सॉलिड मेसोडर्म है, इसलिए सीलोम एब्सेंट है प्लैटिहेल्मिन्थीस में। हाँ, इसके बाद सॉलिड मेसोडर्म से पैकेट बन जाते हैं, पाउच बन जाते हैं, पर ट्रू सीलोम यहां पर भी नहीं बनी, मतलब एसके हेल्मिन्थीस, सूडोसीलोम। अब यू सीलोम जो थी वो कहां से बनी? यू सीलोम बनना स्टार्ट हुई एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा सभी के अंदर, पर यहां इसके बनने का तरीका अलग अलग था। किसी कुछ एनिमल में साइजोसीलोम से बनी, किसी में एंटेरोसीलोम से बनी। तो जिनके अंदर साइजोसीलोम से बनी उनको साइजोसीलोमेट बोले, उनको एंटेरोसीलोमेट बोले। ये कैसे बनी? फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, फॉर्म बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ गट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो की गट की आउट पॉकेटिंग हो रही थी, उससे बनी, ठीक है। तो ये कहां देखने को मिलती है? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनो से लेकर के कॉर्डेटा। बना के भी दिखा दिया हमने कैसे। साइजोसीलोम ऐसे बनती है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू की, और एंटेरोसीलोम कुछ ऐसे बनती है। जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इनिशियल एम्ब्रियो ऐसा होता है, फिर ऐसा बन जाता है, इसमें एक गट होती है, गट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, गट, और बीच में बन जाती है मेसोडर्म, इसमें सारे बॉडी के ऑर्गन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यूसीलोम हो गई। बनने के तरीके अलग अलग हैं, उसके बेस पर मैं साइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट में इसको क्लासिफाई कर दिया। समझे या नहीं समझे? ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। ओके, आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि यहां तक के कितने पॉइंट हो गए? क्लासिफिकेशन के 6 पॉइंट हो गए। पहले ही बोल दे रहा हूं बेटा, एनिमल किंगडम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एनिमल किंगडम से, ठीक है। बच्चे इसको स्कैप छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, मैं इसको बहुत तरीके से कराऊंगा। ऐसा नहीं होता कि हमेशा मीठी चीज ही मिल रही है तो ही हम खाएंगे, खट्टी चीज मिलेगी या कड़वी मिलेगी तो नहीं खाएंगे, इंपोर्टेंस उसकी भी उतनी ही है। और कुछ भी चीज स्कैप नहीं करेंगे, जबकि कड़वी चीज होगी तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। मैं समझ रहा हूं एनिमल किंगडम बोरिंग है, पर बोरिंग को भी इंटरेस्टिंग बनाना है, समझ गए ना मेरी बात? तो जो आपकी आग लग रही है, बता रही है कि इस कड़वी चीज में भी मजा आ रहा है, ठीक है। कमेंट्स देखेंगे आपके कि वाकई मजा आ रहा है आपको, ये नहीं आ रहा इस कड़वी चीज में भी, ठीक है। तो सीलोम वाली बात तक आपको एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, डायग्राम और बता दूं, उसका डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, ये देखो, एक तो डायग्राम दे रखा है यहां पर एनसीईआरटी ने, ध्यान से देखोगे, यू सीलोम का, यू सीलोम, एक दे रखा है स्यूडोसीलोम, और एक दे रखा है एसीलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोम। और तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट शाउट यहां तक होना चाहिए। तो आज इतना ही रखेंगे सीलोम तक। अब 2-3 और बचे हुए हैं, बॉडी प्लेन, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, इनको हम अगले लेक्चर में फिनिश करने वाले हैं, और पॉरीफेरा भी फिनिश करने वाले हैं अगले लेक्चर में, समझे? तो आज इतना ही करेंगे। तो आज हमने सब बेसिक बता दिया कि एनिमल के कॉमन फीचर क्या होते हैं, नंबर 1 फिनिश किया। फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कराया मैंने। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने बताया किस किस बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला बेसिस लिया मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने लिया उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा लिया हमने सिमेट्री, चौथा हमने लिया जर्म लेयर के बेस पर क्लासिफिकेशन, और 5वां लिया सीलोम के बेस पर क्लासिफिकेशन। तो ये 5 बेसिस मुझे लग रहा है आपके समझ में आए होंगे,
ठीक है, बाद बाकी कमेंट देखेंगे आपके, आप क्या बताते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक इन 5 क्लासिफिकेशन को, बेसिस को आपको अच्छे से समझना है। फिर आगे हम अगले लेक्चर में पॉरीफेरा तक फिनिश कर देंगे, ये खत्म करा करके पूरा पॉरीफेरा खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बाय बेटा, गुड नाइट। ओ सॉरी, ठीक है, बाय बेटा, बाय बाय बाय।